तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कर रहे हैं वो करते हैं थोड़ा सा जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हुआ भी आपका, इसके जो मल्टीपल चॉइस हैं उन क्वेश्चन की रिवीजन करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है। अब देखो, आपको ये दोनों बताए हैं। यूनिफॉर्म फील्ड कैसे होती है, जैसे ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। इसमें जब हम किसी डाइपोल को रखते थे, ये डाइपोल था, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो यहाँ डाइपोल के तो चार्ज सेम ही होता है। तो यहाँ फोर्स क्यू ई होती थी इधर को, और यहाँ फोर्स इधर को होती थी क्यू ई ही। तो आप जानते हैं नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। ये इधर को एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो नेट फोर्स, ये फोर्स है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को लगेगी, इस चार्ज के, तो यहां पे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो होने से, परंतु ये क्या बन रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी तो ये कपल बन रहा है, कपल की वजह से ये रोटेट करेगा, तो टॉर्क होगा। कपल की वजह से टॉर्क जरूर होता है, लेकिन ये अपनी ही जगह रोटेट करेगा यहाँ। अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ क्राउडेड है, क्राउडेड होने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो ये फोर्स भी ज्यादा होगी। सपोज इट इज ई डैश। अब नेट फोर्स क्या आएगी, वो आएगी क्यू ई डैश माइनस क्यू ई, क्योंकि इधर को ज्यादा फोर्स है, इधर को कम है, तो नेट यही बच गई ना। जब फोर्स यहाँ को है तो ये रोटेट भी करेगा, परंतु साथ में ये यही रोटेट नहीं करेगा, ये ऐसे भी जाएगा, मतलब यहां से भी जाएगा और घूमेगा। तो घूमता हुआ देखो, एक ही यहां नहीं घूमेगा, क्योंकि यहां वाली फोर्स ज्यादा है तो इसलिए ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा। तो इसका इसलिए यहां पे टॉर्क भी होगा, ठीक है, और नेट फोर्स भी होगी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ना तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, और ना ही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ट्रांसलेशन मतलब ये अपनी जगह भी चेंज करेगा और रोटेट भी करेगा। रोटेट भी कर रहा है मतलब रोटेशन के लिए इक्विलिब्रियम तो हुआ नहीं, और ये अपनी जगह भी बदल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता था, आपसे पूछा होता। तो इसकी ऑप्शन ए है। वैसे तो आपकी ऑप्शन ये भी आ सकती थी कि क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि ना तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ना ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेट भी कर रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब ये बिल्कुल रोटेट नहीं करे। ट्रांसलेशन कब होता है, जब स्थिति ना बदले। तो ये दोनों कर रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया फर्स्ट। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, काफी बार आया है। उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत भी है क्वेश्चन, इसके मल्टीपल ऑप्शन पर। चलो, आपको दिया है कि एक जो सरफेस है, सरफेस इंटीग्रल जो है ओवर ए सरफेस, ई डॉट डी एस उसका जीरो है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। एक सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ई डॉट डी एस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है जीरो कब हो सकता है, जब इसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो उसका नेट जीरो, ठीक है। इन सभी चार्जेस को जोड़ दें, और फ्लक्स होता क्या था, फ्लक्स या ई डॉट डी एस जो भी होता था, ये हमारे पास ये ऐसे लिखते थे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। वो आपको पता था अगर क्यू चार्ज है तो क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू इज द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड अगर जीरो होगा तो भी फ्लक्स जीरो, ठीक है, क्यू ही जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ 3 कूलम है, यहाँ 2 कूलम है, और यहाँ 1 कूलम है, तो नेट क्या हुआ, जीरो हो गया। तो एक तो ये कह रहा है कि यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी तो भी तो जीरो होगा, ठीक है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। तो कुछ हद तक ये सही है, हर बार ऐसा नहीं होता, इन्होंने नेसेसरीली लिखा है इसलिए ऑप्शन ये बन रही है। दूसरा है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब बराबर बराबर है, इसका मतलब जितनी आ रही है उतनी ही जा रही है, तो भी जीरो होगा। पर यहां वर्ड यूज कर दिया उन्होंने नेसेसरीली, तो सिर्फ उसी की वजह से नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन थोड़ी सी गलत होगी।
द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग। जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी ही जा रही होंगी तो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है किसी सरफेस के। मतलब नंबर ऑफ लाइन एंटरिंग और आने वाली और लाइनें जाने वाली जितनी भी लाइनें होंगी वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा है कि ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेस। ये नेसेसरीली नहीं यूज किया होता तो देखो ये ऑप्शन तो गलत है। नॉट इक्वल दे दिया है ना, नॉट इक्वल, इक्वल होना चाहिए। अगर फ्लक्स जीरो है तो जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर, यहां से एंटर कर रही है ना तो बाहर जा रही है। तो ये कह रहा है कि सारे जब भी कोई चार्ज बाहर होगा तो जितनी लाइनें आ रही होती हैं, यानी कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही जा रहा होता है, इसलिए भी जीरो होता है। ठीक है। एक इन्होंने कह दिया है कि ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेस। ये जरूरी नहीं कि ये बाहर ही होने चाहिए, ये अंदर भी हो सकते हैं। अंदर कैसे? जैसे आपको ये कहा ये सरफेस है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से आपको पता है नेट चार्ज क्या हुआ, तो फ्लक्स भी तो जीरो होगा ना। तो अगर नेसेसरीली नहीं कहा होता तो ऑप्शन डी भी सही हो जानी थी। इसलिए इसमें जो सबसे बढ़िया अभी जो बन रही है, हालांकि ये भी 100% ट्रू नहीं है, ए ही है। अगर यहां नॉट नहीं यूज किया होता, नॉट नहीं यूज किया होता तो नो डाउट हमारी जो चॉइस सी होनी थी। ठीक है। परंतु यहां इक्वल नॉट इक्वल बोला है, जितनी लाइनें आ रही हैं जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं उतनी ही जा रही होंगी, तभी तो फ्लक्स जीरो होगा ना। तो ये होगी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन ए आ गए। तो ऑप्शन क्या है? ए। पहले का पता लग गया, पहले का होगा बोथ ए टॉर्क एंड नेट फोर्स। पहले का भी है, दूसरे का भी है ना। अब आया तीसरा। 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5। 5 बॉलें हैं, 1 से 5 है, और इनमें से जो पेयर है 1 2 2 4 एंड 4 1 shows attraction and the pairs 2 3 4 5 shows repulsion। तो देखो यहां पे क्या है कि यहां पे मैं बॉल बना देता हूं, 1 2 3, चलो यहीं बना दिए, ये हमारे पास 5 बॉल है। ठीक है। आपको कहा है कि इनमें से 1 और 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ पे 1 और 2 अट्रैक्ट कर रही है, ये अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दोनों तरफ तीर लगा दी। 2 और 4 भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये 2 और 4 भी इधर को भी खींच रहा है, इधर को भी खींच रहा है, 2 4 भी अट्रैक्ट कर रहा है। और उसके बाद इन्होंने कहा है 4 and 1। अब ये 4 and 1 भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ भी खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है। अब आप खुद सोचो, साथ में ये कहा है कि 4 और 1 सॉरी 2 and 3 रिपेल कर रहे हैं। चलो हम मान लेते हैं, कोई ना कोई चार्ज मान लेते हैं, सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव है, 1 के ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है। अब हमें क्या कहा है कि 1 और 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो उसके ऊपर डेफिनेट है कि नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है। और साथ में ये कहा है कि दूसरा और चौथा भी अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। साथ में ये कहा है कि चौथा और एक भी अट्रैक्ट करता है। देखो आपको जो पेयर दिए थे वो थे 1 2 अट्रैक्ट करता है, 2 4 ये भी अट्रैक्ट करता है, और 4 1 ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 1 2 1 को हमने ये पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, कोई बात। अगर इसको पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि 4 और 1 भी अट्रैक्ट कर रहा है। 4 और 1 अट्रैक्ट कब करें? ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये तो गलत हो गया। अब हमारे पास यहां से पता नहीं लग रहा है, ये तो गलत हो गया। नेगेटिव होगा तो भी उल्टा होगा, ये नेगेटिव आएगा ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। अब ये तभी पॉसिबल है यदि एक या 4 में से कोई एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल पार्टिकल आपको पता है अट्रैक्ट करते हैं, एक चार्ज चीज हो और एक न्यूट्रल हो। जैसे आप स्केल को रब करते हैं ना, स्केल तो चार्ज हो जाता है, फिर हम उसके छोटे छोटे घास के तिनकों के पास ले जाएं तो उसको अट्रैक्ट करते हैं, या कागज के पत्तों के ऊपर, तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और वो होता न्यूट्रल है। वैसे उसके ऊपर हमने चार्ज नहीं किया, रबिंग तो हमने कपड़े के साथ की है, प्लास्टिक की ना। तो जो कपड़ा है वो और प्लास्टिक दोनों जो है वो चार्ज हुए। ठीक है। जो हमारे पास छोटे छोटे घास के तिनके हैं वो थोड़ी चार्ज है, वो तो न्यूट्रल थे। तो अब हमारे पास सिचुएशन आई कि ये और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो 1 या 4, ना तो ये पॉजिटिव हो सकता है ना नेगेटिव। ठीक है। अब ये जरूर नहीं है ये पॉजिटिव भी होगा। अब इन दोनों में से कम एक न्यूट्रल है, या तो 4 न्यूट्रल होगा या 1 न्यूट्रल होगा। अब ये सोचना दूसरे से पता लगेगा।
दूसरा क्या कहा है इन्होंने कि 2 और 3 और 4 और 5 आपस में रिपेल करते हैं। अब देखो, रिपेल कोई चीज तभी कर सकती है जब वो चार्ज्ड, इसका मतलब 4 तो डेफिनेट है चार्ज्ड। चाहे अगर इसको नेगेटिव मानते हैं ना तो ये नेगेटिव आना, हमें नहीं पता ये कौन सा है, पर ये पता है कि ये चार्ज्ड होगा। चार्ज होगा तभी 4 और 5 रिपेल करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल सिर्फ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है, लेकिन सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से एक चीज पता लगी कि 1 और 4 में से एक न्यूट्रल होना चाहिए था, और वो न्यूट्रल कौन है फिर? 1 है। तो 1 का आंसर क्या आएगा? न्यूट्रल। हालांकि इसमें मेटल भी हो सकता था, पर मेटल हैवी होता है इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं होता। तो इसलिए आइडियल क्वेश्चन नहीं है कि मेड ऑफ मेटल। अब अगर स्मॉल साइज की होगी, छोटी होगी, तो वहां भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो सकती है। तो हमारी जो चॉइस है वो सी है, सी चॉइस। ठीक है, न्यूट्रल। समझेगा? थोड़ा सा आप वीडियो को 2 बार देखना, फिर आपको ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू ए क्लोज सरफेस enclosing charge q is q upon epsilon. What will be the electric flux through a closed surface if its size is double? तो ये तो पहली बात तो ये, अगर ये चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है, क्यू चार्ज है मान लो, अब यहाँ पे ये सरफेस, हालांकि ये स्फेरिकल है, सपोज ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस सपोज आ रहा है, आपको कहा है कि इसका फ्लक्स जो है वो तो आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आपसे कहा है कि अब ये डबल कर दिया जाए, अब ये रेडियस 2r ले लिया जाए, और बताओ क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि फ्लक्स, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लक्स जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल जैसी बात है, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। आप खुद भी सोच सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो आप छोटा सरफेस लो, गॉसियन सरफेस बड़ा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक अगर आपने इसका समझना हो तो फाई क्या होता है आप जानते हैं, ई डी एस, या जो भी है एरिया ऐसा होता है ना, तो यहां लिख सकते हैं ई डी एस ही आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा इस केस में। कॉस 0 तो कई बार किया तो 1 हो जाएगा, मतलब 2 चीजों का गुणा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ये होती है क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अगर आप रेडियस डबल कर देंगे तो यह 2r स्क्वायर हो जाएगा, 4r बढ़ जाएगा, ये भी तो होगा ना, तो इस हिसाब से तो इंडिपेंडेंट ही हो गया ना मेरे। तो ये आप सीधा याद रखेंगे कि गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ाने या घटाने से जो फ्लक्स होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर साइज बढ़ा दिया आपने तो गॉसियन सरफेस का एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कम होगी ना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई उतना ही एरिया बढ़ गया, तो फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों का गुणा है, जितने टाइम एरिया बढ़ाया आपने उतने ही टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपल याद रखेंगे कि किसी भी गॉसियन सरफेस के साइज को बढ़ाने या घटाने से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हमारी चॉइस क्या हुई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जो हमारे पास चॉइस है, यानी कि देखो यहां दिख रही है सी है, शायद यहां मिसप्रिंट जैसा है, कोई बात नहीं, सी होगा, है ना। आगे है वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये तो 0 होता है, ये भी सी है। देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ये होता है वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज, क्या होता है, वर्क डन टू मूव ए चार्ज होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये हो जाएगा Q इंटू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, तो Q इंटू इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो यहां भी पोटेंशियल सेम होगा, ए पे भी बी पे भी, तो ये 0 ही होगा। ये तो मैंने प्रूव भी कर दिया, ठीक है, तो ये तो एक तरह से प्रूव भी कर दिया। आप याद ही रखेंगे कि जब भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके ऊपर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। अगर कोई और चार्ज होता, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होता, पोटेंशियल दिया होता, तो ये फार्मूला लगाना था आपने। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऑप्शन क्या आई फिर 0 सी। 6 क्वेश्चन आया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब ये तो आपको कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस Q अपॉन V होती है, तो V का निकालो आप, Q का एट होता है, बताया ना, और V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया एट, और ये ए नहीं लिख देना आपने, पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज का ऊपरी आ गया ए टी स्क्वायर हो गया, और बटे में क्या हो गया वर्क, वर्क का क्या होता है m1 L2 T-2, तो बराबर यहाँ होगा m की पावर -1 L की पावर -2, T की पावर -2 है, 2a होगी तो T की पावर हो गई, ये ऊपर जाएगा तो 4 और a की पावर 2, तो इनमें से ऑप्शन देखो आप अपने आप ही मिल जाएगी ना। ठीक है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सीधा निकाला हमने। तो यहाँ पे अब ऑप्शन आपको पता लग गई होगी क्या है, यहाँ सीधा देखो ये ऑप्शन है m की पावर -1 L की पावर -2 T की पावर +4 लेनी है और a की पावर 2 लेनी है। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन होगी a की पावर 2 यानी कि बी ऑप्शन लग रही है नहीं, यहाँ पे m की पावर -1 L की पावर -2 T की पावर 4, ए ऑप्शन ही ठीक सही है। ठीक है, माइनस भी तो आना चाहिए, तो ए इसका सही आंसर है। तो सॉल्व करके ही करने हैं हमने, ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही कर दिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, इट्स कैपेसिटेंस क्या होगी? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आपको क्या है कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ये प्लेट्स, इनके बीच ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डबल कर दी जाए, डिस्टेंस की जगह 2d हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? पहले का हाफ हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? डिक्रीजेस 2 टाइम्स। ठीक है, डिक्रीजेस 2 टाइम्स, मतलब अब जो रह जाएगी, जैसे पहले थी तो नहीं ही हो जाएगी, तो सी डैश क्या हो जाएगा? जो सी होगा उसका आधा होगा, तो डिक्रीजेस। ठीक है, या 1/2 टाइम्स भी लिख सकते थे, या डिक्रीजेस बाई 2 भी लिख सकते, तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी? बी। ठीक है, ये तो सीधा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, या क्वेश्चन नंबर 8। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द एनर्जी ऑफ द चार्ज। देखो अब सीधी सी बात है, यहां तो एनर्जी की ही बात की है। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो चाहे जिधर को भी मूव करे चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज ही होगी। पोटेंशियल एनर्जी चाहे पॉजिटिव चार्ज होता चाहे नेगेटिव चार्ज होता, तो पहली बात तो ये कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करेगा और साथ में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज भी करेगी, तो आपका सी ऑप्शन है। देखो होता क्या है, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए प्लेट्स रखते हैं, जैसे ये पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है आपको पता है, इसके ऊपर फोर्स किसके ऊपर लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ऐसे, है ना, तो फोर्स किसके ऊपर लगेगी? यहाँ क्यू इंटू ई लगेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही मूव करेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या आई? क्यू इंटू ई, क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की तो सेम डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में मूव किया, आप एक चीज देख सकते हैं, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है। पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे ये पूछा भी नहीं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं आप। ऐसा नहीं है जैसे हम ये पार्टिकल है उसको ऊपर से नीचे को गिराएंगे, मास को नीचे गिराएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। हर चीज की टेंडेंसी क्या होती है? टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी कॉन्सेप्ट वही है। चाहे नेगेटिव चार्ज भी होता तब भी हमारे पास ऐसा ही होना था, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होनी थी। ठीक है, चाहे चार्ज पार्टिकल देखो नेगेटिव होता तो क्या होना था? नेगेटिव इधर को दौड़ना था, तो हमें लिखना था कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, और कहां को मूव कर रहा है? लोअर, ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर टू हायर जा रहा है, परंतु उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर डिक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी यहां भी कम हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन सी सही है। उसके बाद आता है हमारे पास ये है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर डिपेंड्स अपॉन द टाइम दिस। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम, किसी भी द चार्ज फ्लोइंग, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कहां से? t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू, तो आपको यहां से ये फार्मूला लगेगा,
आई आपको दे रखा है, तो आई किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस करंट है दिया हुआ। ये इंस्टेंटेनियस करंट इसलिए है कि टाइम डिपेंडेंट है किसी भी क्षण। तो आई यहां से डी क्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा आई इंटू डी टी। आपने क्या करना है, आपको तो क्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा क्यू 0 to t, है ना, 0 to 2 सेकेंड के बीच। तो आई की वैल्यू भरो और इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। आई कितनी है इसकी इंटीग्रेशन? जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये आया 3t² प्लस 2t प्लस 5 इंटू डी टी, ठीक है। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में आपको पता है 3, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? t/3 प्लस 2t/2 प्लस 5t प्लस 5t। तो यहां पे ये कहां से कहां गया? ये हो गया 0 to 2। अब आप देखो ये 2 कट गए, ये 3 कट गए, तो हमारे पास पहले 2 भरो, बाद में तो 0 ही भरना है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आएगा 2 की पावर 3 प्लस ये सॉरी t² हो जाएगा 2t²/2, ये होता है ना फार्मूला। तो t² 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2, तो 8 प्लस 4 प्लस 10 इतना 22 कूलम है ना, 22 कूलम आंसर। ये है डी, इसका आंसर आएगा डी। तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस चाहिए आपको। इंटीग्रेशन के लिए कौन सा नियम लगा है? पावर रूल लगा है। पावर 1 बढ़ जाती है, और जो पावर यहाँ प्लस हो पावर, तो पावर 1 बढ़ जाती है, और डिनोमिनेटर में भी जैसे x की पावर n है ना, dx हो, तो इसका आंसर क्या आता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये लगाया बस, ठीक है। और -0 करना था, 0 जहां सारी जगह ही t है, ठीक है। अगर t एक जगह नहीं आया होता तो फिर हम 5 माइनस भी करने पड़ सकते हैं, पर यहाँ पे हर t के आता तो इंटीग्रेशन में है ही, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। When a wire of uniform cross section, in length 1 meter and resistance r is bent into complete circle। एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इट डजेंट मैटर कितनी लेंथ है ना, रेजिस्टेंस r इज बेंट, जिसका रेजिस्टेंस एक वायर है, इसका हमने सर्कल बना दिया, कितना रेजिस्टेंस है इसका? r। अभी भी इसका रेजिस्टेंस r ही रहा होगा। आपको कहा है कि अगर ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर कहीं ना कहीं तो इसका डायमीटर होता है, तो यहां से अगर करंट एंटर करें और यहां से बाहर निकालें, या कोई भी डायमीटर यहां से करा दो, यहां से करंट, तो कितना होगा? जैसे यहां से करंट हो रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, तो देखो अब इस वायर को के 2 हिस्से होंगे, आधा इधर को आधा इधर को, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? r/2। अगर आधा हिस्सा लें इसका यूनिफॉर्म है, r/2, ये भी r/2 हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस आपस में कैसे है? पैरेलल है। जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या बताया है? प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि r/2 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंस, r/2 प्लस r/2, वो r हो गया। तो अब एक r के साथ r कट गया, मतलब r/2 प्लस r/2, जो कि r लिखा है मैंने, तो ये ऑब्वियस है, एक r बच गया, ये बन गया r/4। पैरेलल है r/2, तो ये r/4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे ख्याल इतना ही करते हैं, बाकी एक और वीडियो बनाते हैं, नहीं तो ये खत्म नहीं होने वाले।